खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला पार्ट आप क्लास ले चुके हैं, दूसरा पार्ट है और जो है नरम दल गरम दल की गतिविधियों का के विषय में हम लोग जानने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग की क्लासेस जो है ये ले चुका है और ये सभी क्लास समाप्त हो चुका है। ये दोनों हम लोग का चल रहा है। इसके 3 वीडियो पार्ट हैं और उसके बाद कृषि आंदोलन, घटनाओं के समय प्रधानमंत्री की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और प्रमुख कथन, इसके बाद 2 चैप्टर 3 चैप्टर बाद ये क्लास जो है ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग गरम दल नरम दल की गतिविधियां पार्ट 2। ठीक है, इसमें चंपारण सत्याग्रह को देखेंगे। ये चूंकि है कृषि आंदोलन लेकिन इसको भी इसमें हमने ले लिया है। आइए देखते हैं इसमें कि 1917 में, एक तो पूछेगा 1917 में चंपारण जिला बिहार में यह सत्याग्रह होता है। इसके विषय में 2 हिडन प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर पहला प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह क्या है, तो ये लगाइएगा महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह अगर पूछे तो 1906 में, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में हुआ था। ये एशिया के लोग को वहाँ जो है रजिस्ट्रेशन का रसीद लेके चलना पड़ता था, जेब में काफ़ी असुविधा होती थी। इसके विरोध में 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे, जो है 1883 में गए थे और 1915 में आए, 9 जनवरी 1915 को, तो क्या आप बताएंगे इस बीच जो है लगभग 21 सालों के बीच में महात्मा गांधी कभी दक्षिण अफ्रीका से बीच में आए थे, और आए थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, उस सन का आप नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल ने, ये नाम आता है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रण किया था। ठीक है, और इनसे मुलाकात कहाँ हुई थी, लखनऊ समझौता में 1916 में। ठीक है, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह का कारण जो है बगान मालिक किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य किए थे। इसी प्रकार के किसानों से नील की खेती करवाना 3 कठिया प्रणाली कहलाता है। ये भी याद रखिएगा, इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। अब क्या हुआ था कि जर्मनी में इस समय कृत्रिम रासायनिक नील के आविष्कार के कारण नील की मांग बाजार में कम हो गया था। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप बगान मालिक या नीलहे, उन्हीं को नीलहे भी कहा जाता था, किसानों को उनसे अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस करना पड़ा उनको। चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यह प्रश्न आता है, बार बार आता है, सिविल की परीक्षा में आता है, किसी एग्जाम में आ सकता है। आप देखिएगा प्रभावित हो गए कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दे दिया। पुनः क्या होता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी प्रसन्न हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर, और वो क्या करते हैं कि इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दिया। 2 प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। दोनों एक ही साथ आगे पीछे तुरंत हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद नोट में याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा पूछता एग्जाम में, इसकी स्थापना कब होती है, 1870 में, और संस्थापक कौन होते हैं, गोविंद रनाडे, जीबी जोशी और SS चिवलांकर। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में होती है। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष होते हैं। याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन पूछता है, इसकी स्थापना 1876 में, और इसके संस्थापक जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अभी आपको 2 क्लास जो है आगे की क्लास में कृषि संबंधित आंदोलन रहेंगे, उसमें ये सब आते हैं, तो ये पहले हमने इसको नोट कर दिया, और यहाँ भी आगे इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। कामागाटा मारू कांड क्या होता है, याद देखिए कामागाटा मारू कांड, ये अक्सर आता है, ये घटना 1914 की है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। पहले इसको बता दें आपको कि बेहतरीन जीवन के लिए
जैसे क्या होता है हांगकांग से, जैसे आज भी लोग सऊदी अरब या विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, तो हांगकांग से एक जहाज जो है बेहतरीन जीवन के लिए कनाडा जाता है, लेकिन कनाडा की सरकार उस जहाज के यात्रियों को या उस जहाज को जो है कनाडा तट पे आने नहीं देती है। किसी कारणवश से, जो भी कारण रहा होगा, वह जहाज वापस कहाँ आता है, इंडिया आता है, भारत आ जाता है और कलकत्ता बंदरगाह पे आता है। और इसी को लेकर कुछ कांड होते हैं, इसी कांड को कामागाटा मारू कांड कहा जाता है। ठीक है, क्या आपके एग्जाम प्रश्न आएगा? 21 सन में हुआ था, 1914 में हुआ था, याद रखिएगा। क्या था? तो बेहतर जीवन के लिए 376 यात्रियों को हांगकांग के से एक जहाज कनाडा जा रहा था, ठीक है, जिसको गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। लेकिन कनाडा सरकार ने इस जहाज को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जिससे इस जहाज को वापस जो है कलकत्ता जो है भारत में आना पड़ा। कलकत्ता पहुंचने पर लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसमें 20 लोग मरे और 202 यात्रियों को जेल भेज दिया गया। इसे कामागाटा मारू कांड के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्या प्रश्न आया, ये आ चुका है, ठीक है। किराए पर किसने लिया था और कहाँ जा रहा था, ये प्रश्न आता रहता है। उसके बाद देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, हम लोग ये 3 भागों में बांटा के आपको बताए थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसका तीसरा भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा चरण का। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसमें गांधीवाद था। खिलाफत आंदोलन 1920 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के विषय में देखेंगे आप कि धार्मिक भावनाओं से प्रेरित मुद्दा था। इसके परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इसमें शामिल थे अली बंधु, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना आजाद और अशरफ मोहानी, ठीक है। याद रखिएगा, अली बंधु दिया है, यही से प्रश्न उठाया जाता है कि मोहम्मद अली नाम था और शौकत अली नाम था, इन्हीं को अली बंधु कहा जाता है, और दूसरा नाम मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के गठन में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे, इन्हीं का नाम लेना चाह रहे थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी नवंबर 1919 के गठन में अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे। 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत समिति की बैठक होती है, जिसका नेतृत्व गांधी जी करते हैं। उसके बाद देखेंगे खिलाफत समिति का कांग्रेस द्वारा विरोध होता है, जिसमें शामिल कौन होते हैं? खिलाफत समिति के जो है विरोध में जिन्ना क्या कहते हैं? प्रश्न आता है कि धर्म का मामला है, धर्म को राजनीति से मत जोड़ो। मदन मोहन मालवीय क्या कहते हैं कि कांग्रेस के किसी भी प्रकार की भागीदारी का विरोध किया। उसके बाद सी आर दास क्या कहते हैं? देश बंधु इनको उपाधि दिया गया था, याद रखिएगा, परंतु दीन बंधु की उपाधि सीए एंड्रिश को दिया गया था। उसके बाद 1920 में 1920 के नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का, उपाधियों का, न्यायालयों का, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। जमनालाल बजाज द्वारा उपाधियों का बहिष्कार किया गया। राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया, किसने? जमनालाल बजाज ने। महात्मा गांधी द्वारा उपाधियों का बहिष्कार किया, कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दिया गया। और सी आर दास द्वारा जो है वकालत से बहिष्कार कर दिया गया। इसमें आप देखेंगे अक्सर प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी का कथन था कि अगर इन कार्यक्रमों पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही आज़ादी मिल जाएगी, अंग्रेजों के साथ जो हो रहा है वही बर्ताव सही है। यह किसने कहा था? स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जीडीसी के लिए क्या अलग क्लास होती है? जीएस देखिए कोई अलग होता नहीं है, बस जीएस का लेवल अलग होता है। ये जीएस जीडीसी से लेकर किसी में भी आप तैयारी करेंगे आएगा। एक बार जीएस ठीक से तैयार कर लीजिए, उसके बाद करंट अपडेट होते रहिए, कहीं से प्रश्न आएगा आपको हल हो जाएगा, ठीक है। ये जीडीसी में भी काम आएगा, ऐसा नहीं अलग से कुछ होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन आता है कि विदेशी वस्त्रों की होली का जलाना निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया और गांधी जी 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर जेल 6 वर्ष के लिए सजा पाते हैं। यानी जो है 10 मार्च को, ये एग्जाम में आता है, 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 6 वर्ष के लिए इनको सजा हो जाती है। क्यों?
5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा कांड आप समझ ही रहे होंगे। चौरी चौरा कांड के जैसे एक और नाम है सत्ती चौरा, वो कहाँ है, कानपुर में है। नेक्स्ट आप देखेंगे असहयोग आंदोलन का प्रयास 1 अगस्त 1920 को होता है और इसी दिन सुबह 1920 में तिलक की मृत्यु हो जाती है। यानी तिलक की मृत्यु 1920 में होती है, जिस दिन ये इसका घोषणा होता है। भी प्रश्न आ चुका है। स्वराज पार्टी देखेंगे इसके बाद हम लोग। स्वराज पार्टी 1923। असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसे परिवर्तनवादी कहा जाएगा। यहाँ आप देखेंगे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं CR दास। स्वराज पार्टी के सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। नोट में याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी में जो भाग नहीं लिए उन्हें याद रखिएगा अपरिवर्तनवादी, और जो भाग लिए उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। विट्ठल भाई पटेल, नाम याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने। CR दास का कथन था, शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। दूसरा कथन था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। गांधीदास पैक्ट 1924। अब आप देखिएगा, जैसे 1922 में महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं और 6 साल की इनको सजा हो जाती है, तो 22 से 28 में इनको जेल से बाहर निकलना था। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 1924 गांधीदास पैक्ट क्या होता है। 1924 में आप जानते होंगे महात्मा गांधी बेलगांव में के अध्यक्ष भी चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो आखिर ये जो है 2 साल बाद कैसे आ जाते हैं। जब ये जेल में बंद होते हैं तो खराब स्वास्थ्य को लेकर जो है उसमें ब्रिटिश सरकार इनको जेल से रिहा कर देती है, और जब ये जेल से बाहर आ जाते हैं तो पुराने एक्टिविटी में फिर ये राजनीतिक एक्टिविटी में लग जाते हैं। अब क्या होता है कि जब 1922 में जब महात्मा गांधी जेल में रहते हैं और 23 में आप देख रहे हैं कि स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है, और 24 में जब जेल से बाहर आते हैं तो इन्हें लगता है कि कांग्रेस का विघटन फिर दोबारा 1907 की तरह होने लगा 2 धाराओं में। तब ये क्या करते हैं कि जाते हैं और CR दास मोतीलाल नेहरू से मिलते हैं और अनाउंस करते हैं कि जो स्वराज पार्टी बना है वो जो है कांग्रेस का ही है, और इस घोषणा से इसको दोबारा जो है कांग्रेस में इसको मिला लेते हैं। इसी को गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1924 में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, फिर से समझ लीजिए इसको। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। गांधीदास पैक्ट 1924। फरवरी 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। बंबई में गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू संयुक्त बयान देते हैं कि जो स्वराज पार्टी के लोग जीत के गए हैं वह कांग्रेस के सदस्य हैं। इसी को गांधीदास पैक्ट 1924 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है।
बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक अधिवेशन में अध्यक्ष महात्मा गांधी होते हैं और एक बार और आखिरी बार होते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी किसी अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं होते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम और आखिरी अध्यक्ष बनते हैं। 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट पर मुहर लगती है, यानी 24 के बेलगांव अधिवेशन में ही इस बात का प्रस्ताव पास होता है अधिवेशन में कि गांधीदास पैक्ट कैसे होगा। नेक्स्ट आएंगे हम लोग साइमन कमीशन, एग्जाम में खूब पूछता है। सबसे पहला प्रश्न आता है साइमन कमीशन की स्थापना किस वर्ष होती है, तो साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में होती है। भारत कब आता है, तो 1928 में आता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि साइमन गो बैक के नारे कहाँ लगते हैं, वो 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है। आइए देखते हैं इसमें हम लोग। 1919 में रोलेक्ट एक्ट में कहा गया था कि हर 10 वर्ष बाद भारत की समीक्षा ब्रिटेन द्वारा कराई जाएगी। कब कहा गया था, 1919 में, और हर 10 वर्ष से भारत की समीक्षा कराई जाएगी। अब उस तरफ देखेंगे 1919 से 10 वर्ष क्या हुआ, 1929। देखिए 1929 में ब्रिटेन में जो है चुनाव होना था। चुनाव होने के कारण वहां की सरकार ने कहा कि हम समीक्षा 1929 में न करा के 2 साल पहले कराते हैं, और उसने समीक्षा कराने के लिए क्या किया, 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया और 1928 में वो कमीशन जो है इंडिया में आ गया। उसमें क्या दिक्कत था, उसमें सभी सदस्य जो है यूरोपियन थे, यानी ब्रिटिश थे, कोई भारतीय नहीं था। ये भारतीयों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि कोई न कोई सदस्य भारतीय इसमें होना चाहिए था, और यही साइमन कमीशन के विरोध का कारण हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसमें कि 1929 ब्रिटेन में चुनाव होना था, इसलिए इस अधिवेशन के अनुसार भारत की समीक्षा 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया। ठीक है, समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है और साइमन कमीशन 1928 में बंबई भारत में आता है। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार के कंजर्वेटिव पार्टी, याद रखिएगा, के द्वारा किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। याद रखिएगा 7 सदस्य थे। उसके बाद साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य यूरोपीय थे, इसलिए इस आयोग को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इरविन का सुझाव था कि किसी भी भारतीय को इस कमीशन में शामिल न करना ही भारत में विरोध का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी होते हैं, जिसमें साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा, यह प्रस्ताव पास किया गया। साइमन कमीशन का विरोध बंबई में 1928 में हुआ, जिसमें साइमन गो बैक के नारे लगे। फिर देखेंगे आप कि 1928 लाहौर में विरोध करने पर लाला लाजपत राय पर अंग्रेज ऑफिसर स्कॉट ने सर पर लाठी मार दिया। लाला लाजपत राय का कथन आता है कि मेरे सर पर मारी गई हर लाठी का आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता पर। ये कथन अक्सर आता है। ये कथन किसने दिया था, याद रखिएगा कि मेरे सर पर मारी गई एक लाठी का आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता पर, किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय, आप याद रखेंगे। ठीक है, सर पर लाठी लगने से कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला भगत सिंह लेते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी जी का कथन आता है कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया और विरोध करने पर साइमन कमीशन वापस चला जाता है। अब आएंगे हम लोग नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल पढ़ाई में एग्जाम में नंबर लाना दूध से, समझ लीजिए मलाई, और मलाई से देसी घी निकालने के बराबर है। इतना कुछ पढ़ेंगे तब जाके आपको 1-2 नंबर, 2-4 नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेहनत करना पड़ेगा, और एकदम ये मत पूछिए कि यूपीएससी कब होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा कभी आप सोए होंगे, रात को सुबह उठेंगे तो आपको न्यूज आएगा कि पेपर होने जा रहा है। जैसे ही आयोग का गठन होगा, ये जितनी पेंडिंग परीक्षाएं हैं आयोग करा सकता है उसको, उसके बाद नई वैकेंसी निकालेगी। अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं, आप समय देखिए। और चुनाव से पहले सभी वैकेंसी आप देख रहे होंगे, पुलिस की आ गई, अन्य वैकेंसी अभी क्लियर हो गया, और ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, और जहां तक अनुमान है कि चुनाव से पहले ये लोग कराएंगे। ठीक है, तैयारी रहिए, अलर्ट मोड में रहिए, परीक्षा जब भी हो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब देखिएगा आप इधर 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट को संविधान का मसौदा
या खाका भी कहा जाता है। भारतीयों द्वारा अपने संविधान का मसौदा प्रथम बार जिसे 1928 में तैयार किया गया रिपोर्ट की सिफारिश निम्नलिखित है। ठीक है, यानी नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया देख लीजिएगा। प्रश्न कैसे आएगा, पहला प्रश्न आएगा नेहरू रिपोर्ट किसने दिया था, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या लगाएंगे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा रिपोर्ट आएगा किस वर्ष आया था, दूसरा क्वेश्चन है किस वर्ष 1928 में। तीसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें नेहरू रिपोर्ट में नहीं कही गई थी, ऐसे प्रश्न आता है। तो देखेंगे इसमें नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रस्ताव पास हुआ था। पहला पॉइंट था कि नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेश स्वराज या डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया था। ठीक है, यानी आंतरिक मामलों को भारतीयों को दीजिए और बाह्य मामलों को अपने पास रखिए, यही डोमिनियन स्टेट कहलाता है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करें और नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया जाए। याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया गया। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है। जिन्ना फार्मूला 1928। नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग के नेता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 मांगों को सूची जारी की, जिसे जिन्ना फार्मूला के या जिन्ना फार्मूला के नाम से जाना जाता है। नोट में आप देख लेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह पूछता है के नेतृत्व में 1906 में होता है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुआ था। बारदौली सत्याग्रह 1928, याद रखिएगा। बारदौली गुजरात के किसानों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर न देने के लिए सत्याग्रह किया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप लगान कर को 30% से घटाकर 6.3% अंग्रेजी सरकार ने किया। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बारदौली सत्याग्रह सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये पूछा हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो वहां की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, बारदौली कहाँ है, गुजरात में। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न बताइए कि नरेंद्र दत्त को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था। नरेंद्र दत्त को विवेकानंद की उपाधि जो है किसने दिया था, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। ये दोनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे अध्यक्ष चुने गए थे गांधी जी, लेकिन गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया नेहरू जी को। याद देखिएगा पॉइंट, बेलगांव के बाद दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन किसको बना दिए, नेहरू जी को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। याद रखिएगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हम लोग गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है, देखिएगा 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित है। इस पॉइंट को आप देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद जैसे सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने की सहमति बनती है। उसके बाद विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया और केवल घरेलू कार्यों के लिए नमक बना सकते हैं, ये कहा गया। भगत सिंह की इसमें बात नहीं की गई थी, याद रखिएगा। तो ये जो है गांधी इरविन पैक्ट था। अब यहाँ आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि नोट में आप देखेंगे सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को महत्वपूर्ण माना और गांधी जी इरविन को दो महात्मा कहा। पूछता है कि दो महात्मा की उपाधि गांधी और इरविन को दिया, किसने दिया, तो सरोजिनी नायडू ने दिया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं किसने दिया, सरोजिनी नायडू ने, और किसको, गांधी और इरविन को। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को एलन कैंपबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार कहा। ठीक है, कहा था।
देश के युवाओं द्वारा समझौते की आलोचना की गई। याद रखिएगा, मैंने भी आपसे कहा कि देश से मुझे कुछ और याद आ गया था। देश के युवाओं द्वारा समझौते की आलोचना की गई क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के रिहाई के बारे में नहीं कहा गया था। गोलमेज सम्मेलन का स्थान लंदन था, याद रखिएगा। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन का स्थान सेंट पॉल लंदन था। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को है, ये डेट आप याद रखिएगा। कराची अधिवेशन 1931, बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट चीजें हैं नहीं, जो कुछ आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। इसको डिटेल जब टेस्ट लेंगे आपको, जब लाइव क्लास आएंगे, जब प्रश्न रहेंगे उसमें से उस बीच बताएंगे, पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको जल्दी से पूरा समझ में भी आएगा। ठीक है। कराची अधिवेशन देखिएगा 1931, इसमें आप क्या देखते हैं कि 26 से 31 मार्च 1931 के बीच हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, याद रखिएगा। कराची अधिवेशन में, इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए क्योंकि कराची अधिवेशन से 3 दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है। कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और मानवेंद्र नाथ राय द्वारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा होती है। याद रखिएगा, यह प्रश्न आ चुका है कि मौलिक अधिकार सबसे पहले घोषणा कब होता है, तो कराची अधिवेशन 1931 में। नोट कर लीजिएगा, जब गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया, गांधी जी क्या कहते हैं, देखिएगा। गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी का कथन आता है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रह सकता है। ये कौन कहता है, ये गांधी जी कहते हैं। अगस्त 1931 में अंबेडकर जी का कथन आता है कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। ये उनका कथन था। बाकी जो है अभी नेक्स्ट अगली क्लास में आपको देते हैं। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।